पढ़ा गया था, बताइए। तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में देखे थे, और उसमें आपको बताया गया था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना। और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जब हुआ था, तो उसमें आप बताइए जो कैथोड रेज होती है वो क्या नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, नहीं करती है? क्या कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है क्या? लेकिन एनोड रेज हमारा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, लेकिन कैथोड रेज क्या होता है बताइए? वो इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एनोड रेज क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। लेकिन उसके अंदर में अगर हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया जाए, तो उस एनोड रेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन बोल सकते हैं। क्या क्लियर है क्या? तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, किसी को डाउट नहीं था, ठीक है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो लिखा है यहाँ में जेड एक्स लिखा है, और यहाँ में लिखा है जेड, और यहाँ में लिखा है ए, तो आप लोग जानते हैं कि जो जे होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अगर हमारा एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हो सकते हैं। अगर हमारा एटम न्यूट्रल नहीं है तो उस केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। क्लियर है ना? लेकिन 100% ये बात सही होगा कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और ए जो होता है वो क्या होता है भाई? मास नंबर कहलाता है, या इसी को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। और इस एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। अच्छा बताइए, जो एटम का जो मास होता है वो किससे डिसाइड होता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है। क्लियर है ना? आप लोग बताइए, जो एटम का जो मास होता है, एक प्रोटॉन का मास 1 EMU के बराबर होता है कि नहीं होता है? भाई प्रोटॉन को जो प्रोटॉन का मास जो कल हम लोग बता रहे थे, क्या 1.007 EMU था? और न्यूट्रॉन का मास 1.008 EMU था। तो अगर वो डेसिमल के बाद वो नंबर को अगर निगलेक्ट किया जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रोटॉन का मास 1 EMU और 1 न्यूट्रॉन का मास 1 EMU के बराबर होगा। लेकिन बताइए, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, क्या वो निग्लेजिबल होता है कि नहीं होता है? क्या उसकी वैल्यू कितनी थी भाई? 0.00055। तो क्या उसकी वैल्यू 1 के कंपेयर में तो बहुत छोटा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो हमारा एक एटम है भाई, एटम एटम है, तो इस एटम में क्या हो सकता है? प्रोटॉन हो सकता है। देखिए, इस एटम में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जो एटम का मास होगा वो किससे डिसाइड किया जाएगा भाई? प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास से। ठीक है, क्लियर है ना भाई? लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन का मास को चेंज करने से क्या एटम का मास चेंज होगा? क्या बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास होता है, सॉरी मैं गलत बोला, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निग्लेजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास को डबल करिए, ट्रिपल करिए, उससे एटम का मास में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास चेंज कर देंगे तो हमारा एटम का मास भी चेंज हो जाएगा। तो अगर, क्योंकि एटम का मास में क्या, एटम का मास निकाला जाता है प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लेजिबल होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रॉन का मास में कुछ भी अगर आप चेंजेस करते हैं तो एटम का मास चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास में चेंज करेंगे तो हमारा एटम का मास चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये जो जेड का एक्स क्या कहलाता है? एक्स कोई एक हमारा एलिमेंट है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, यहाँ में n प्लस पी है और यहाँ में p है, और हमको चाहिए न्यूट्रॉन। तो बताइए, क्या n प्लस पी में से p को माइनस कर दिया जाए तो क्या न्यूट्रॉन n की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? क्या यहाँ में देखो n प्लस पी और यहाँ में p, तो इसकी वैल्यू से इसको माइनस कर दिया जाएगा तो n निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो बताइए न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा भाई? न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बताइए? ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, देखिए भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बताइए?
ऐसा है कि नहीं है बताइए। अगर बताइए अगर मैं बोलूं उसका प्रोटॉन कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे 8। एटॉमिक नंबर कितना है 8। इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8। क्योंकि अगर हमारा एटम न्यूट्रल होता है तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन के बराबर होता है और वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कब ऐसा? जब एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बताइए। न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? तो क्या 8 हो जाएगा कि नहीं? और एटॉमिक मास तो इसका कितना लिया है 16। अच्छा बताइए क्या लास्ट से ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, यहाँ में ऑक्सीजन 16 लेकिन अब इसकी चार्ज -2 है। तो बताइए इसका प्रोटॉन कितना ही होगा भाई 8। एटॉमिक नंबर कितना है 8। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आप बताइए। अब 8 था, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई 10। न्यूट्रॉन कितना ही होगा 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई 8। और एटॉमिक मास कितना है 16। अब मुझे बताइए कोई भी आयन, ये न्यूट्रल एटम है और ये इसका आयंस है। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? आयंस का मतलब होता है या तो प्लस चार्ज हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। अगर हमारा एटम है और उसका यहाँ में ए आयंस लिखा गया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेज आ रहे हैं बताइए, इन दोनों में क्या चेंजेज आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ किसका चेंजेज आ रहा है बताइए? इलेक्ट्रॉन का चेंजेज आ रहा है। बाकी सब कुछ सेम होता है, याद रखेंगे। जब भी आपको एक एटम दिया है और उसी का आयंस दिया है तो याद रखिएगा जो आयंस में प्रोटॉन होगा वही न्यूट्रल एटम में भी प्रोटॉन होगा। जो उसका एटॉमिक मास होगा इसमें भी सेम कुछ होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो सकता है भाई? इलेक्ट्रॉन ही केवल चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहे। तो अगर मैं क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि x+2 में प्रोटॉन है 10 तो बताइए x में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बताइए कितना होगा? अगर ये न्यूट्रल एटम है ना, ये न्यूट्रल एटम है और ये क्या है x+2 है। तो आप मुझे बताइए जो कोई भी एटम हो या उसका आयंस हो तो अगर बताओ इसमें प्रोटॉन 10 है तो इसमें भी प्रोटॉन कितने ही होंगे 10 होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा बताइए यहाँ में इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ में प्रोटॉन 10 है और यहाँ में भी प्रोटॉन 10 है। तो लेकिन यहाँ में इलेक्ट्रॉन पूछा गया है तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगर यहाँ में इलेक्ट्रॉन मान लो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ में दिया है 8, क्या दिया है भाई 8, तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? बताओ यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ में 8 हो रहा है तो शुरुआत में तो 10 रहा होगा ना। तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। मतलब याद रखिएगा अगर इसका एटॉमिक मास 31 है सपोज मान लीजिए तो इसका भी एटॉमिक मास क्या ही होगा 31। सिर्फ प्रोटॉन में चेंजेस नहीं आता है, एटॉमिक मास में चेंज नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज आता है किसमें? इलेक्ट्रॉन में चेंज आ रहा है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एटम का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को चेंज करने से एटम का मास चेंज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास चेंज करने से हमारा एटम का मास चेंज नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लेजिबल होता है। क्या यहाँ तक कॉपी हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट में लिखेंगे क्वेश्चन। इफ, लिखिए भाई, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए कॉपी हो गया होगा तो एक क्वेश्चन लिखिए। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन in a-2 if number of proton in a-2 is 16, a-2 is 16, then find number of electron, then find number of electron in a plus, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला भाई a-2 में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितना है बताइए 16। तो a+1 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? देखिए जब भी हमारा आयंस हो, प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, उसमें क्या चेंज नहीं होता है बताइए? एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, मास नंबर चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन चेंज नहीं होता है। चेंज और चेंज जो होगा भाई वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब मुझे बताइए भाई क्या होगा अगर a-2 में हमारा जो प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन है 16 है तो a+1 में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? किसी का आंसर आए तो बताइए।
भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मान लो A+2 में अगर प्रोटॉन दिया है कितना 16, तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर भी कितना रहा होगा 16। और देखिए यहाँ में A-2 है, सॉरी यहाँ में क्या लिखा है भाई A-2 लिखा है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या आ गया A+1। अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। क्लियर है ना। अब बताइए A+ में क्या पूछा गया है इलेक्ट्रॉन। तो बताइए एटॉमिक नंबर 16 है तो इलेक्ट्रॉन 16 होगा, लेकिन +1 का मतलब एक कम हो जाएगा। तो बताइए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा 50। क्या आप समझ पा रहे हैं। मतलब जितना प्रोटॉन होता है उतनी एटॉमिक नंबर होता है। अगर इसका प्रोटॉन 16 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 16 होगा। ए का एटॉमिक नंबर A-2 का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बताइए 16 हो जाएगा। तो A+1 में इलेक्ट्रॉन पूछा है तो एटॉमिक नंबर 16 है और चार्ज है +1, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बचेगा 15। क्लियर है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक और। लिखिए इफ इफ in A minus 3, if in A minus 3 the number of electron equal to 18, if in A minus 3 the number of electron equal to 18 and mass equal to, ऐसा लिख सकते हैं, and mass number equal to and mass number is equal to 31। मास नंबर का मतलब समझ पा रहे होंगे, एटॉमिक मास की बात किया जा रहा है। एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू 31। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आपको क्या निकालना है भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालना है। सॉल्व करके देखिए यहाँ में क्या लिखा है A-3 लिखा है और इसका इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए। इलेक्ट्रॉन है 18 और इसका जो मास नंबर है बताइए, मास नंबर वो क्या है बताइए 31। मास नंबर का मतलब क्या होता है भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कितना है 31। तो क्या पूछा गया है बताइए, क्या पूछा गया है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और आपको टू फाइंड क्या करना है भाई, टू फाइंड आउट करना है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितनी आ रही है 16 और प्रोटॉन 18, 15। क्या ऐसा आ रहा है क्या। तो भाई देखिए क्वेश्चन क्या हार्ड लग रहा है क्या आप लोगों को, थोड़ा सा सोल्यूशन देखिए इसका। देखिए A-3 है और A-3 में इलेक्ट्रॉन कितना है भाई 18। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर बता देना है। अच्छा बताइए, अगर मैं बोलूं कि ए का एटॉमिक नंबर 15 होगा, क्या ये बात बोलना सही है क्या। क्योंकि उस पे चार्ज आ गया -3। समझ पा रहे हैं। ए का एटॉमिक नंबर होगा 15 तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 15, है कि नहीं। और -3 देखो यहाँ में है -3, जिसका वजह से उसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18। अच्छा बताइए, अगर मैं बोलूं A-3 के पास इलेक्ट्रॉन है 18 तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अरे भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जब एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन चार्ज आ गया है -3, इसका मतलब उस पर 3 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है। तो बताइए क्या इसका एटॉमिक नंबर 15 रहा होगा। क्या इसका एटॉमिक नंबर 15 होगा। अगर इसका एटॉमिक नंबर 15 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 15, लेकिन A-3 में बताइए, अगर मैं बात करूं ए का एटॉमिक नंबर 15 है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा। लेकिन -3 कर दिया जाएगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 15 + 3 18 हो जाएगा कि नहीं। तो अगर A-3 में इलेक्ट्रॉन है 18 तो बताइए उसका एटॉमिक नंबर कितना है। क्या उसका एटॉमिक नंबर 15 होगा कि नहीं होगा। अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो क्या इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे भाई 15 होंगे कि नहीं होंगे। और बताइए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, क्योंकि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है बताइए 31। और प्रोटॉन यहाँ से बताइए न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 31 माइनस प्रोटॉन, 31 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा बताइए 16। तो निकल तो गया न्यूट्रॉन की वैल्यू 16 और प्रोटॉन की वैल्यू 15। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। ठीक है कॉपी कर लीजिए एक बार और। अच्छा एसी को और कम कर दिया जाए।
अच्छा बढ़ा दिया था, चलो ठीक है, यहाँ तक कॉपी हो गया। ठीक है ना भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखेंगे। लिखिए इफ मास, लिखेंगे इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, if mass of proton is half, if mass of proton is half and mass of neutron is triple, and mass of neutron is triple, if mass of proton is half and mass of neutron is triple, find percentage change in atomic mass, find percentage change in mass of, find percentage change in mass of कार्बन 12 C612। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला गया है कि प्रोटॉन का मास को क्या किया, इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, प्रोटॉन का मास को हाफ किया गया और न्यूट्रॉन का मास को ट्रिपल कर दिया गया, तो उसका मास में क्या चेंजेज आएंगे। देखिए बताइए प्रोटॉन का मास को क्या किया गया, बताइए प्रोटॉन का मास को हाफ किया गया और न्यूट्रॉन का मास को ट्रिपल किया गया ना, तो परसेंटेज चेंज क्या आएंगे। ठीक है, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है भाई, जो भी चेंज आएगा डिवाइड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकलेगा। देखिए भाई आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन मास क्या होगा भाई, परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो यहाँ में जो चेंज हो रहा है उसको लिख लेंगे, और इनिशियल में वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा परसेंटेज चेंज इन मास निकल जाएगा। तो थोड़ा सा आप पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके पास क्या है भाई, सी कार्बन का, अब बताइए इसमें प्रोटॉन कितना है 6, न्यूट्रॉन कितना है बताइए, प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है, तो 6 प्रोटॉन का मास क्या हो जाएगा बताइए, 6 AMU के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बताइए न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6, क्या 6 हो जाएगा कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा बताइए 6। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो प्रोटॉन है उसको हाफ कर दिया गया, मतलब प्रोटॉन तो हमारा 6 था और जब उसको हाफ कर देंगे तो कितना प्रोटॉन बचेगा भाई, 3 प्रोटॉन बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और बताइए थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ में तो इलेक्ट्रॉन की बात किया भी नहीं है, और यहाँ में एटॉमिक मास कितना हो जाएगा भाई 12। क्या आप समझ पा रहे हैं, देखिए अच्छा मैं बोलूं कि C12 का एटॉमिक मास कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 12 AMU, एक एटम का मास AMU में होता है, तो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 6 प्रोटॉन का मास 6 AMU हो जाएगा, और एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, तो 6 न्यूट्रॉन का मास 6 AMU, तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई 12 AMU के बराबर हो जाएगा। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब प्रोटॉन को आधा किया जा रहा है, हाफ किया जा रहा है, तो 6 प्रोटॉन को जब हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन को क्या किया जा रहा है बताइए, ट्रिपल किया जा रहा है, पहले न्यूट्रॉन 6 था, अब उसको ट्रिपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन 18 AMU हो जाएगा ना भाई। तो उस केस में उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ में प्रोटॉन हो गया हाफ, न्यूट्रॉन हो गया, तो क्या एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा भाई 21। तो बताइए आप मुझे बताइए ऐसा करने से एटॉमिक मास बढ़ रहा है घट रहा है कांस्टेंट है, पहले तो उसका एटॉमिक मास 12 था ना भाई, जब चेंजेस किया गया तो उसका एटॉमिक मास कितना आ गया 21। क्या एटॉमिक मास पहले से बढ़ रहा है, तो कितना परसेंटेज का चेंजेस है वही तो बताना है। और देखिए जो परसेंटेज चेंजेज होंगे भाई, जो परसेंटेज चेंजेज होगा वो आप मुझे बताइए, पहले कितना था 12 और बाद में कितना हो गया भाई 21, तो मास में कितना का चेंज आ रहा है बताइए। क्या हम लोग बोल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, कभी कभी इनिशियल माइनस फाइनल, कभी कभी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली वैल्यू को तो माइनस करना होगा। तो बताइए मैं लिख सकता हूँ क्या 21 माइनस 12, और इनिशियल कितना था भाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100। भाई देखो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होगा, जो चेंज आ रहा है जो इनिशियल है मल्टीप्लाई बाई 100,
अब मुझे बताइए 21 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/12 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, तो कितना परसेंट भाई, 75%। बताइए एटॉमिक मास 75% बढ़ा है कि घट गया है, बढ़ गया। क्या आप समझे नहीं समझे भाई बोलिए। पहले अगर आपसे देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन को 4 टाइम्स किया गया, कुछ भी चेंज नहीं होता उसका मास में। इलेक्ट्रॉन को चेंज करने से एटॉमिक मास में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज कब आएगा, जब आप प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन में चेंजेस करेंगे तब। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए जो आपको सॉल्व करना है होगा। क्या यहाँ में किसी को डाउट है भाई? तो लिखिए ए क्वेश्चन, इफ मास ऑफ प्रोटॉन, लिखिए इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, if mass of proton is half, find percentage change in mass of, if mass of proton is half, find percentage change in mass of, percentage change in mass of नाइट्रोजन 714। देखिए यहाँ में सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज किया गया है भाई, प्रोटॉन को चेंज किया गया है, मतलब न्यूट्रॉन में कुछ भी चेंज नहीं है, प्रोटॉन को सिर्फ आधा किया गया है। तो बताइए मास में कितना का चेंज आएगा, मास पहले से बढ़ेगा कि घटेगा, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर आया क्या, तो देख लीजिए भाई। ऐसा है तो इसका बताइए, प्रोटॉन कितना है भाई 7, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7, और एटॉमिक मास कितना है 14। अब क्या बोला जा रहा है कि इसका प्रोटॉन को आधा किया जा रहा है, तो 7 का जब हाफ करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन में तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, न्यूट्रॉन में कुछ भी चेंज नहीं है, तो उस केस में उसका एटॉमिक मास क्या होगा भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 10.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले हमारा जो मास था वो 14 था, लेकिन उसको हाफ करने से एटॉमिक मास पहले से क्या हो गई भाई, कम हो गई, तो जो परसेंटेज चेंज आएगा वो इंक्रीज नहीं करेगा, वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है ना भाई। तो बताइए परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज जो मास का होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, चेंज इन मास डिवाइड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन बताइए चेंज तो कभी निगेटिव नहीं होता है भाई, तो पहले किसको किससे माइनस किया जाए, 14 को माइनस करना पड़ेगा, 14 को माइनस करना पड़ेगा 10.5 से, और इनिशियल है 14 मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसा जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई 25%। और आप बताइए इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। न्यूट्रॉन को जब हम लोग हाफ किए तो उसका एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास में जो चेंजेस आएंगे वो 25% पहले से क्या हो जाएंगे भाई, डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है ना, क्या ये वैल्यू 25% आ रही है? ठीक है, क्योंकि मैं याद करके आया था इसलिए लिख दिया। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब हम लोग देखिए 6 डिफिनीशन पढ़ेंगे भाई, 6 डिफिनीशन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन। क्या यहाँ तक कॉपी हो गई है? तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखिए सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन। सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन में पहला जो डिफिनीशन होगा वो हमारा होगा आइसोटोप। पहला जो डिफिनीशन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, आइसोटोप। क्या आइसोटोप का नाम सुने हैं क्या आप लोग? आइसोटोप किसको बोलते हैं भाई? आइसोटोप जब भी बोला जाता है तो क्या आपको दिमाग में एक एग्जांपल याद आता है? क्या बताइए, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को हम लोग जब भी बात करते हैं भाई आइसोटोप में, तो आइसोटोप का एग्जाम्पल होता है 1H1, 1H2, 1H3। क्या इसका नाम होता है प्रोटियम, जिसको H लिखा जाता है। 1H2 को ड्यूटेरियम D से लिखा जाता है, और 1H3 का नाम होता है ट्राइटियम, जिसको T से लिखा जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या तीनों में बताइए क्या सेम है, बताइए तीनों में क्या सेम है? क्या हमारा एटॉमिक नंबर सेम है क्या भाई? तो आइसोटोप जब भी बोला जाता है उसमें एटॉमिक एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, सेम होता है। और क्या डिफरेंट है बताइए, उसका जो एटॉमिक मास है। अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ में ए की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। ए डिफरेंट है, इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वैल्यू जो है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन सब में क्या सेम है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या?
अच्छा देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूंगा इसमें सब में पूछा जाएगा बताइए प्रोटॉन कितना है, तो क्या आप प्रोटॉन निकाल सकते हैं? वन 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 निकाल सकते हैं ना भाई? क्या बताइए प्रोटॉन निकाल सकते हैं? क्या इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगर ये एटम न्यूट्रल है तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए? वन वन वन। जो प्रोटॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ में जीरो हो जाएगा, और यहाँ में वन हो जाएगा, और यहाँ में क्या हो जाएगा बताइए? टू हो जाएगा। और इसका एटॉमिक मास क्या है बताइए? वन टू थ्री। अच्छा आप मुझे बताइए, बताएंगे कि जब भी हम लोग बात करते हैं आइसोटोप में, और बताइए केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, अच्छा थोड़ा सा रिएक्शन होता है, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है भाई? इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? भाई आप लोग को जानते हैं कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, वही इलेक्ट्रॉन को आप दे सकते हैं और वही इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो तो इलेक्ट्रॉन करने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन ही, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ में सब केस में क्या सेम है क्या भाई? तो मैं बोल सकता हूँ क्या इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी भाई? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी भाई? सेम होगी। और मैं बोल सकता हूं कि यहाँ में क्या होगा भाई? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाला है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आप मुझे बताइए क्या इसका जो मास है क्या सबका सेम है या अलग अलग है? और मास तो क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या सबका मास अलग अलग है? तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। तो अगर आइसोटोप में अगर ये स्टेटमेंट लिखा है कि आइसोटोप का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी भाई? डिफरेंट हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका डिफरेंट क्या हो जाएगा भाई? डिफरेंट हो जाएगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। और आप लोग याद करते हैं जेड सेम होता है और ए हमारा क्या हो जाता है? डिफरेंट होता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट के हमारे आइसोटोप होते हैं। देखिए भाई जितने भी एलिमेंट नेचुरली अकरिंग होते हैं वो सबका आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो मैनमेड द्वारा बनाया गया एलिमेंट है उसका आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कार्बन का भी, तो कार्बन का भी तीन आइसोटोप एग्जिस्ट करता है भाई। क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन का भी दो आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हैं? तो हर एक एलिमेंट का कुछ न हर एक एलिमेंट का जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है तो उनका आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। और आइसोटोप जब भी बोला जाए तो आपको क्या याद होना है? एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट, या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब भी हम लोग बात करते हैं वाटर का, बताइए बताइए जो वाटर होती है तो वाटर में फॉर्मूला क्या होता है भाई? H2O। तो वाटर में कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है भाई? प्रोटियम। लेकिन वही बात किया जाता है हेवी वाटर का, तो वहां में हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन हो जाता है भाई? ड्यूटेरियम। तो आइसोटोप जो हेवी वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन के ये वाले आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो हाइड्रोजन का 1s3 होता है वो रेडियो एक्टिव में यूज किया जाता है। ये समझ पा रहे हैं? हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है? 1h3। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन जीरो होता है? 1h1। लेकिन देखिए भाई ये सारे एलिमेंट के आइसोटोप तो बिल्कुल भी याद नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन का आइसोटोप याद होना चाहिए, जो कि 1h1 1h2 1h3 होता है। अच्छा अगर हम लोग बात करें, अच्छा आप लोग याद भी करे होंगे इसके जस्ट पहले आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा था और उसमें बताया गया था कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होती है वो कितनी होती है? 35.5। लेकिन यहाँ में क्लोरीन का दो मास है, एक तो 35 है, दूसरा 37 है। यहाँ में देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हम लोग यूज करते हैं? 1। लेकिन यहाँ में बात किया जाएगा तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो यहाँ में देखिए हर एक आइसोटोप का कुछ ना कुछ मास होगा भाई। लेकिन हम लोग एटॉमिक वेट जो बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, उसको कैसे निकाला जाए? तो आप बोल सकते हैं कि ये क्लोरीन का क्या है भाई? एटॉमिक मास 35 है और ये 37 है। और 35 और 37 का जब एवरेज लिया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 35.5। मतलब देखो आइसोटोप जितना होगा उसका मास होगा, लेकिन एटॉमिक मास तो एक ही होता है, वो फिक्स होता है। कार्बन का एटॉमिक मास बोला जाता है तो आप 12 बोलते हैं। लेकिन यहाँ में देखो कार्बन के तीन आइसोटोप है और उनका मास 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। तो कौन सा एटॉमिक मास बोला जाए? तो ये तीनों का जब एवरेज ले लिया जाएगा तो निकल जाएगा उसका एटॉमिक मास। तो अगर हमारे आइसोटोप गिवन होते हैं तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? क्या आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ाया गया था? एवरेज एटॉमिक मास।
ठीक है, क्या ये कॉपी हो गई? क्या ये कॉपी हो गई? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। क्या सब कोई कॉपी कर लिया? तो अब देखेंगे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास या तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है भाई? एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, फॉर्मूला होता है W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई? x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3, ये जो निकल के आता है वो हमारा एवरेज एटॉमिक मास आता है। अच्छा, यहाँ में W1 क्या है भाई? W1 क्या है भाई? वो एटॉमिक मास है, वो हमारा क्या है? एटॉमिक मास है। और x क्या है भाई? W क्या है भाई? हमारा एटॉमिक मास है। और x क्या है? परसेंटेज ऑकरेंस। परसेंटेज ऑकरेंस या इसको हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव रेशियो ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? W1x1 प्लस W2x2 प्लस ऐसे चलते रहेगा। और x1 क्या, x क्या है? परसेंटेज ऑकरेंस या रिलेटिव रेशियो ऑफ ऑकरेंस। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें 1h1 1h2 1h3 में, तो W1 क्या होगा? इसके लिए W1 1, इसके लिए W2 2 हो जाएगा, W3 क्या हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा। W तो एटॉमिक मास है, तो अलग अलग आइसोटोप है तो उनका मास तो W1 W2 W3 हो जाएगा। और इनका परसेंटेज अकरेंस कितना है वो मालूम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं उसका? क्या निकाल सकते हैं बताइए? एवरेज एटॉमिक मास। या आप देखो ऑकरेंस डायरेक्टली डाल दो या उसका रिलेटिव रेशियो ऑफ ऑकरेंस डाल दो, दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि क्लोरीन का दो आइसोटोप होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक 17Cl35 और दूसरा होता है 17Cl37। और ये 75% आता है ऑकरेंस होता है, मतलब क्लोरीन 17Cl35 का जो ऑकरेंस है वो कितना है भाई? 75%। और इनका जो ऑकरेंस है वो कितना हो जाएगा भाई? 25%। और उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया गया था। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग वहां में डायरेक्टली क्या करते थे? निकालते थे एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे निकालते थे? 35 मल्टीप्लाई बाई 75 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100, ऐसा कर लेते थे ना, तो एवरेज एटॉमिक मास निकल जा रहा था। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, जो ये परसेंटेज है ना भाई, एक्स क्या था? परसेंटेज अकरेंस, या उसको सिंप्लीफाई कर देना, वही एक्स हो जाएगा, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे बताइए 75% है, तो 75% का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? 75/100। और इसका देखा जाएगा तो 25/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 से 100 कटेगा, 25 3 जा, 25 1 जा, तो क्या इनका जो अकरेंस है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है, इसका आ गया 3 और इसका क्या आ जाएगा भाई? 1। 75%। देखो डायरेक्टली आप 75 पुट करते तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। जैसे इसके पहले जो आपको बताया गया था, तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? ये कॉपी कर लिए होंगे सर। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई इधर। यहाँ में देखिए, अगर आप लोग पहले क्या करते थे? W1 तो क्या हो जाएगा बताइए? 35 इंटू x1 का जगह में डायरेक्टली 75 करेंगे, प्लस W2 क्योंकि दो ही दिया है तो क्या हो जाएगा बताइए? 37 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं भाई? इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 35। अब x 75% को सिंप्लीफाई किया गया तो क्या आ गया वैल्यू? 3। तो 35 इंटू 3 प्लस बताइए उसका कितना है एटॉमिक मास? 37। और उसमें x की वैल्यू क्या हो गई? 1 डिवाइड बाई x1 प्लस x2, तो क्या लिखा जाएगा? 3 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35.5। तो ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। मतलब जो देखो ये रेशियो दिया है, इतना परसेंटेज दिया है, इसका सिंप्लीफाई कर लो, वही वैल्यू को डायरेक्टली डाल दीजिए, तो क्वेश्चन जो होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा और कैलकुलेशन आपका थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर है ना? क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब जो ये परसेंटेज दिया है ना भाई, उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
मतलब क्लोरीन के दो आइसोटोप थे, 17Cl35 और 17Cl37। आप थोड़ा सा भाई बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ, इसका अकरेंस ज्यादा है, इसका मतलब वो नेचर में कौन आइसोटोप क्लोरीन का पाया जाएगा? 17Cl35। अगर ये पाया जाएगा, 35 वाला पाया जाएगा, तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे ना भाई, तो किसके करीब होगा, किसके आसपास में होगा? 35 के आसपास में होगा। तो वैल्यू क्या आ रही थी? 35.5। समझ पा रहे हैं ना? मतलब जिसका अकरेंस ज्यादा है, मतलब ये अवाडेंट है भाई, ये नेचर में ज्यादा पाया जाएगा, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो 37 के करीब नहीं होगा, वो 37 के पास में होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। क्या ये कॉपी हो गई? यहाँ में x1 x2 क्या है, इनका रिलेटिव ऑकरेंस है। थोड़ा सा ध्यान देना, एक एलिमेंट है भाई जिसका एटॉमिक मास कितना है? 10 11 12 है। एक एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास क्या है भाई? 10 11 12 है। और उनका जो परसेंटेज अकरेंस है भाई, इसका 80% है, इसका 10% है, और इसका भी 10% है। और आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तीन एलिमेंट है जिसका तीन एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास क्या है? ये क्या दिया है भाई? एटॉमिक मास दिया है। ये एटॉमिक मास है और ये इनका परसेंटेज अकरेंस है। और क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है बताइए? एवरेज एटॉमिक मास। फाइंड क्या करना है भाई? एवरेज एटॉमिक मास। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले आप मुझे बताइए, जो एवरेज एटॉमिक मास आएगी वो किसके करीब आएगी, बस ये बता दीजिए। क्या जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो किसका करीब आएगा? 10 का करीब आएगा। समझ पा रहे हैं क्या? क्यों भाई? क्योंकि ये अकरेंस, इनका जो नेचर में अकरेंस है वो ज्यादा है, तो जो एवरेज एटॉमिक मास आएगी वो उनके आसपास में आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 80 10% 10% है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना। तो बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? परसेंट का मतलब क्या होता है? 80/100। और ये हो जाएगा 10/100, और ये क्या हो जाएगा बताइए? 10/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो, 100 से 100 तो कट ही सकता है। मान लो इनका जो रेशियो लेना है तो कट ही सकता है। क्या बताओ, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, तो क्या इनकी वैल्यू 811 आ गई क्या? तो क्या ये x1 x2 x3 हो गया? और उनका एटॉमिक वेट W1 W2 W3 तो मालूम ही है। तो बताइए क्या लिखा जाए? क्या लिखा जाए भाई? इनका जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा, क्या इनका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो क्या हो जाएगा बताइए? बताइए 10 × 8 प्लस 11 × 1 प्लस 12 × 1 डिवाइड बाई क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3। तो क्या हो जाएगा भाई? 8 प्लस 1 प्लस 1। क्या हो जाएगा भाई? 8 प्लस 1 प्लस 1। तो आप मुझे बताएंगे 10 इंटू क्या हो जाएगा भाई? 80 प्लस 11 प्लस 12 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा भाई? 10। 8 प्लस 1 प्लस 1 10 हो जाएगा। और बताइए 18 80 11 और 12 क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा बताइए? 103 डिवाइड बाई 10। तो वैल्यू क्या हो गई भाई? 10.3। आप ये भी समझ सकते थे कि इसकी जो एवरेज एटॉमिक मास आएगी वो किसके करीब आएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो भाई देखो, ऐसा वैल्यू दिया है और ऑप्शन भी दिया होता तो तुम डायरेक्टली बिना कैलकुलेट किए हुए उसका आंसर को निकाल सकते थे, कि जिनका अकरेंस ज्यादा है उसका एवरेज एटॉमिक मास उसी के आसपास में आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक किसी को डाउट नहीं है भाई? क्या हमने आइसोटोप पढ़ लिया? अब हमारा जो दूसरा डिफिनेशन है वो क्या है? आइसोबार। ठीक है, तो भाई हमारा जो दूसरा डिफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा? आइसोबार। देखिए आइसोबार में बताइए, आइसोबार बोला जा रहा है, ये आइसोटोप का उल्टा हो जाता है भाई। और आइसोटोप में क्या सेम होता है बताइए? आइसोटोप में क्या सेम होता है? जेड सेम होता है, तो यहाँ में जेड क्या हो जाएगा भाई? डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ में ए क्या हो जाएगा भाई? सेम हो जाएगा। ए सेम होने का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल से बात करें हम लोग, जैसे मान लो लिखा है यहाँ में आर्गन,
और यहाँ में लिखा है कैल्शियम। तो देखिए दोनों का एटॉमिक मास सेम है, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इसको क्या बोला जा सकता है? आइसो बार बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? आइसो बार बोला जा सकता है। ठीक है। अब हमारा जो थर्ड डिफिनेशन होगा वो होगा आइसोडायाफर्स। देखिए आइसोडायफर्स में क्या सेम होता है? आइसोडायफर्स में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो जाती है भाई? सेम होती है। क्या सेम होती है? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो उसको आइसोडायफर्स बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल से देखिए भाई, यहाँ में लिखा है बोरॉन और यहाँ में लिखा है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, लेकिन मैंने ये आइसोटोप लिया 6 कार्बन 13। क्लियर है ना भाई? अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इसमें प्रोटॉन कितना है बताइए? प्रोटॉन कितना है? 5। और इसमें प्रोटॉन कितना है? 6। यहाँ में न्यूट्रॉन बताइए कितना होगा? 11 में से 6 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, और यहाँ में क्या हो जाएगा? अच्छा आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर ये एग्जाम्पल लिखा गया है तो बताइए क्या ये आइसोटोप है? क्या बताइए? आइसोटोप है। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, डिफरेंट है तो आइसोटोप तो हो ही नहीं सकता। क्या ये आइसोबार है? आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, वो भी तो नहीं हो। ना तो आइसोटोप है ना तो आइसोबार है, तो फिर आप क्या चेक करेंगे कि क्या ये आइसोडायफर्स है क्या? और आइसोडायफर्स में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आपने न्यूट्रॉन निकाल दिया, प्रोटॉन निकाल दिया, अब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालिए। बताइए न्यूट्रॉन है 6 और प्रोटॉन है 1, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई? 1। और यहाँ में 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 1। तो अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू हो जाए सेम, तो उसको क्या बोला जाएगा? आइसोडायाफर्स। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? आइसोडायाफर्स कॉपी कर लीजिए। देखिए ये जो टॉपिक होती है ना, बेसिकली जो शुरू होती है वो 4 मॉडल से ही शुरू होती है, लेकिन अभी ये सब मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाया जाएगा। ठीक है, सब पढ़ाया जाएगा। आपको आता है तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया जा सकता है। क्या भाई? ये ये क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? बताइए यहाँ में प्रोटॉन कितना है? 5, और यहाँ में प्रोटॉन कितना है? 6। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। यहाँ में 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है ना? तो यहाँ में देखो प्रोटॉन भी अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग है, लेकिन प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन जब सॉरी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन है 6, प्रोटॉन है 5, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, और 7 माइनस 6 1 आ जाएगा। तो जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम हो जाए, तो क्या यहाँ में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 1 है, इसका भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 1 है, इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है? आइसोडायफर्स बोला जाएगा। आइसोडायफर्स में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में लिखेंगे आइसोटोन। क्या भाई यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट में आइसोटोन, या इसको आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोला जाता है। आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। भाई आइसोटोन उसको बोलते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? सेम न्यूट्रॉन हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन हो जाए सेम। सेम नंबर ऑफ एन, एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो जाता है तो उसको बोला जाता है आइसोटोन। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पोटेशियम, एक एग्जांपल से समझ लीजिए भाई। पोटेशियम 1939, कैल्शियम 2040। पहले देखिए, सबसे पहले चेक करना है क्या ये आइसोटोप है? क्या ये आइसोटोप है? क्या ये आइसोबार है? क्या आइसो डायाफर्स है? तो उसके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ में बताइए प्रोटॉन कितना है भाई? 19, और इसका प्रोटॉन कितना है? 20। इसका न्यूट्रॉन बताइए कितना है? 39 माइनस 19 कितना हो जाएगा? कितना? 20। और 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा? तो जब न्यूट्रॉन हो गया सेम तो क्या नाम हो जाएगा बताइए? आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। अब नेक्स्ट जो होता है भाई हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसको बोलते थे। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एटम में देख रहे थे कि न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं, कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम है। क्लियर है ना भाई?
अब हमारा जो जब भी हम लोग बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी के लिए, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारा या तो एटम में हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल में हो सकता है, या तो हमारा आयंस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या तो हमारा एटम में इलेक्ट्रॉन सेम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन सेम हो सकता है, या तो आयंस में इलेक्ट्रॉन सेम हो सकता है। जैसे आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे मान लो लिखा है F-1, क्या लिखा है भाई, F-1, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। जैसे अगर मैं बोलूं नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 10, तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। अगर हम बात करें भाई Mg+2 में, तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। अगर हम बात करें H2O में, किसमें बात करें भाई, H2O में, और H2O में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाले तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। अच्छा बताइए, यहाँ में H2O लिखा है, तो बताइए हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, 1। लेकिन दो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 8, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8। तो 8+2 इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10। क्या ये सब में इलेक्ट्रॉन हो गया 10? तो क्या इसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या तो वो एटम में हो सकता है, या तो वो आयन में हो सकता है, या तो वो मॉलिक्यूल में हो सकता है। भाई अगर आपको डाउट हो रही है तो देखिए H2O किससे मिलके बना होगा, H+H+O से। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 8 है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ऐड कर लीजिए तो देखिए 10 ही आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कॉपी कर लीजिए। एक लास्ट मैं बोला था कि 6 डिफिनीशन है भाई, और ये 6 डिफिनीशन में 5 डिफिनीशन आपको पढ़ा दी गई हैं, एक डिफिनीशन और बाकी है। मैं बस वही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एनर्जेटिक के साथ में पढ़ाई करिए भाई, लेजीनेस के साथ में बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एक भी क्लास मिस करेंगे, मतलब ये क्लास में अगर तुम ध्यान नहीं देगा फिर घर में जाएगा तो यही चीज़ तो पढ़ेगा। तो घर में कम से कम रिवीजन करेंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप यहाँ में ध्यान नहीं देंगे तो फिर घर में जाके आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि आप पूरा क्लास में पूरा फोकस करके पढ़ाई करिए, ताकि घर में रिवीजन करते समय में कम समय लगे। ठीक है, कॉपी हो गई, हो गई होगी। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने के बाद आइसो स्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये लास्ट डिफिनीशन है हमारा, आइसो स्टर, STERS होता है आइसो स्टर। अच्छा देखिए आइसो स्टर क्या होता है भाई, आइसो स्टर सिर्फ और सिर्फ किस में होता है भाई, मॉलिक्यूल्स में होता है। किस में होता है भाई, मॉलिक्यूल्स में होता है। देखिए आइसो स्टर हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक किस में भी हो सकता है, एटम में भी हो सकता है, आयंस में भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। लेकिन आइसो स्टर सिर्फ और सिर्फ किस में ऑब्जर्व होती है भाई, मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व होती है। अच्छा देखिए आइसो स्टर उसको बोलते हैं जिसकी एटॉमिसिटी सेम हो भाई, सेम एटॉमिसिटी और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइसो देखिए यहां में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए आइसोस्टर उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम होना ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन के साथ में उसका एटम भी सेम होना चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम। अगर ऐसा है तो उसको क्या बोला जा सकता है बताइए, उसको बोला जा सकता है आइसोस्टर। क्या बोला जा सकता है, आइसोस्टर। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल से देखिए भाई, लिखा गया है CO2 और लिखा गया है N2O। ठीक है, क्या ये मॉलिक्यूल है कि नहीं है, है। अगर मॉलिक्यूल है तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उसकी एटॉमिसिटी भी चेक करेंगे। बताइए इसमें एटॉमिसिटी कितनी है। एटॉमिसिटी का मतलब वही था कि एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है उसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं। बताइए इसमें कितने एटम है, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, तो एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। और इसमें भी कितना एटम हो गया है, 3। तो क्या एटॉमिसिटी तो सेम हो गया, और एटॉमिसिटी सेम हो गया तो क्या इसमें क्या भी चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या भी चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना है तो आप लोग जानते हैं कि CO2 जो होगा वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, और कार्बन में भाई एटॉमिक नंबर 6 होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 6, और यहाँ में इलेक्ट्रॉन क्या होगा 8+8। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन,
22, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 22। और बताइए N2O में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो दो नाइट्रोजन में भाई 14 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में 8, तो 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 22। तो बताइए क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और नंबर ऑफ एटम भी सेम है? तो इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है? आइसोस्टर। क्या बोला जाएगा भाई? आइसोस्टर। अब मुझे बताइए, आइसोस्टर बोला गया है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। क्या जितने भी आइसोस्टर होते हैं, अच्छा क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, पहले ये बताइए। अगर कहीं लिखा है एन CO2 एंड N2O आर एग्जाम्पल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या ये सही है गलत है? क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो एटम में भी हो सकता है, आयन में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो कंडीशन यही है ना कि सिर्फ और सिर्फ क्या सेम होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। बताइए क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है? तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो 100% होगा, है कि नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या सारे आइसो स्टार आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं क्या? अरे भाई आइसो स्टार है तो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होगा, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको क्या भी बोला जा सकता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जा सकता है। मतलब सारे आइसो स्टार आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। क्या इसका रिवर्स ट्रू है क्या भाई? क्या सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग आइसो स्टार बोल सकते हैं क्या? क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, लेकिन आइसो स्टार में तो सिर्फ और सिर्फ क्या ही होने चाहिए? मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो ये याद रखिएगा, सारे आइसो स्टार आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, लेकिन सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्टार नहीं हो सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन क्या ये आइसो स्टार होगा? नहीं। आइसो स्टार होने के लिए तो मॉलिक्यूल होना पड़ेगा, ये तो आयन है और एटम है। क्या आप समझ पा रहे होंगे? तो आप जरूर एक एक लाइन लिख लीजिएगा, ऑल आइसोस्टर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। देखिए भाई बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर है उसमें चार ही एटॉमिक मॉडल है, और चार एटॉमिक मॉडल जब खत्म हो जाता है तब हमारी चैप्टर भी खत्म हो जाती है। और डिफरेंट एटॉमिक मॉडल में चार एटॉमिक मॉडल है। पहला जो होता है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम होता है। दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने दिए इसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। उसके बाद बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। और लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है। जब हम लोग चार मॉडल को पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि दो एटॉमिक मॉडल को पढ़ लें। क्लियर है ना भाई? तो पहला जो हमारा होता है वो होता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखिए जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिए भाई, क्योंकि देखिए डॉल्टन के समय में बताइए एटम कैसा होता है? एटम कैसा होता है भाई? जे थॉमसन का समय में एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? स्ट्रक्चर लेस होता है, उसका कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसके बाद जे थॉमसन आए और जे थॉमसन ने बताया कि जो एटम होता है भाई, एटम का स्ट्रक्चर होता है, और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। जे थॉमसन ने भाई तीन बात कहा, तीन बात में एक बात अभी तक सही है, लेकिन दो उनका पॉस्टुलेट गलत हो गया। याद रखिएगा, जे थॉमसन जब अपना एटॉमिक मॉडल दे रहे थे उस समय हमारा प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। उस समय प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कोई जान रहा था, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी भाई? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जे थॉमसन ने ये बोले कि हमारा जो एटम होता है, ध्यान से सुनिए भाई, एटम जो होता है, एटम स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। उन्होंने बताया एटम का जो शेप होता है वो कैसा होता है भाई? स्फेरिकल होता है। एटम जो कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। और इस स्फेरिकल में हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पॉजिटिव पार्ट कैसा होता है भाई? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, यहाँ में ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये कैसी होती है भाई? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये पॉजिटिव पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया भाई? प्रोटॉन। मतलब एक एटम होता है, एटम का शेप तो कैसा ही है बताइए? स्फेरिकल है। और उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और कहीं कहीं भाई देखिएगा, कहीं कहीं वहां में क्या पाए जाते हैं? कहीं कहीं निगेटिवली चार्ज है। मतलब कहीं कहीं क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उन्होंने तीन बात कही। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? मतलब जे थॉमसन ने ये बोला कि एटम जो होता है वो एटम स्फेरिकल शेप का होता है। एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। और पॉजिटिव चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडमली थ्रू आउट द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड ऑन इन। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
और इनका जो मॉडल होता है उसी को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। इसमें से क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? लेकिन उसकी दो तो स्टेटमेंट गलत है कि पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं होते हैं, ये हम लोगों को मालूम है। क्या अभी का जो एटॉमिक मॉडल है भाई, बताइए क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या स्टेशनरी होता है क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट दैट टाइम न्यूक्लियस वाज नॉट डिस्कवर्ड। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई नहीं थी, क्लियर है ना भाई? लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि जे जे थॉमसन का मॉडल में पहला पॉइंट तो हमेशा सही है कि एटम कैसा ही होगा, स्फेरिकल होगा। बोलो क्लियर है ना भाई? देखिए हमको 4 एटॉमिक मॉडल पढ़ना है और वन बाय वन पढ़ेंगे, छोटे छोटे करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में लगेगी, नहीं तो लगेगा चैप्टर बहुत बड़ा है। क्लियर है ना भाई? पहला एटॉमिक मॉडल जो है हमारा किसका है भाई? जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। जे जे थॉमसन ने एटम की शेप के बारे में बताए कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी किया, न्यूक्लियस के बारे में बताए। रदरफोर्ड ने किसके बारे में बताए भाई? न्यूक्लियस के बारे में बताए। नेक्स्ट हमारा जो बोर मॉडल होगा, बोर मॉडल ने सेल के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सेल के बारे में। इलेक्ट्रॉन अपने मर्जी से नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन एक सेल में घूमता है, एक ऑर्बिट में घूमता है। ये किसने बताया? ये बोर मॉडल ने बताया। और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनको हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, वहां में हमारा सबसेल और ऑर्बिटल की डिस्कवरी हुई, सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में बताया गया। बोलो क्लियर है ना भाई? लेकिन जे जे थॉमसन का मॉडल यहीं में हमारी खत्म हो जाती है, कहानी लिखाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको समझ में आ रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या है बताइए? एटम का शेप कैसा होता है भाई? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। और कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? निगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पाए जाते हैं। अगर भाई बताइए, अगर हमारा एटम न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही निगेटिव चार्ज होना पड़ेगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि एटम कैसा है? न्यूट्रल है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन ये मॉडल फेल हो गई, ये मॉडल फेल हो गई। ये स्टैटिक मॉडल है, ये रुका हुआ मॉडल है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं होता है, इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा मॉडल आया वो क्या आ गया भाई? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या आ गया? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या इसके बारे में लिखाना जरूरी है क्या? नहीं। क्या आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, नहीं ऐसा बोला। तो देखिए दूसरा हमारा एटॉमिक मॉडल आया, क्या यह समझ में आ गई ना? लेकिन उसकी एक बात तो 100% याद होनी चाहिए, एटम कैसा होता है भाई? स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। फिर देखिए दूसरा हमारा जो मॉडल है उसका नाम क्या है भाई? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दूसरा मॉडल का नाम क्या है भाई? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिए तो उन्होंने भाई एक एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए भाई? एक एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किए भाई? एक एक्सपेरिमेंट किए, और जिस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या आपने अल्फा पार्टिकल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, क्या बताइए अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है वो क्या है? क्या हीलियम प्लस टू है या क्या है? क्या अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या सोर्स है भाई? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मैंने बोला था कि अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती है हीलियम प्लस टू के, हीलियम प्लस टू के जैसे होती है। लेकिन अगर आपको ये क्लासरूम में ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करानी है तो बताइए क्या आप हीलियम प्लस टू को लेके आएंगे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेके आएंगे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या इमिट होती है भाई? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल निकलती है, तो उससे हमारा अल्फा पार्टिकल मिल जाएगा। तो देखिए उन्होंने क्या किया भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉपी नहीं करना है। उन्होंने भाई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाई। क्या लाई भाई? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का नाम क्या था? उन्होंने एक रेडियम लाई। क्या भाई लाई? रेडियम। रेडियम कैसा होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। यहाँ से क्या इमिट हो सकती है भाई? अल्फा पार्टिकल इमिट हो सकती है। अच्छा बताइए, अगर आप एक रेडियम लाएंगे और यहाँ में छोड़ देंगे, मान लो आपके हाथ में एक रेडियम है, तो क्या यहाँ से अल्फा पार्टिकल ऑल डायरेक्शन में फैल जाएगा? क्या भाई? फैल जाएगा। लेकिन आपको अल्फा पार्टिकल की एक नैरो लाइन चाहिए थी। क्या चाहिए थी? नैरो लाइन, एक सीधी लाइन, एक पतली लाइन चाहिए। तो क्या अल्फा पार्टिकल को अगर आप बाहर रखेंगे तो क्या वो अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में
फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? फैल जाएगा। तो उसको बंद करने के लिए उन्होंने एक बॉक्स लगाए भाई, क्या लगा दिए? बॉक्स। इसको बोलते हैं लेड। लेड की बॉक्स कर दिए भाई, लेड बॉक्स। लेड बॉक्स के अंदर में उन्होंने क्या कर दिया भाई? लेड बॉक्स के अंदर में उन्होंने क्या कर दिया? एक रेडियम को रख दिया। समझ पा रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां से उन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया भाई? होल कर दिए। क्या कर दिए? होल कर दिए, ताकि यहां से क्या निकल सके? अल्फा पार्टिकल निकल सके। क्या क्लियर है ना भाई? उन्होंने एक लेड के बॉक्स में रेडियम को रख दिए। रेडियम एक क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, वहां से अल्फा पार्टिकल इमिट हो सकता है। अब देखिए, मान लो यहाँ में होल करेंगे तो क्या अल्फा पार्टिकल इधर भी फैल सकता है, इधर भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? स्केटर हो सकता है। तो उन्होंने एक स्प्लिट लगाए थे। क्या लगाए थे भाई? स्प्लिट। उन्होंने यहाँ में एक लेड के, देखिए लेड स्लिट लगाए थे। ठीक है, लेड स्लिट का क्या मतलब होता है भाई? लेड का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो अल्फा पार्टिकल को लोड लेड क्या करेगा भाई? वो अल्फा पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा और उसको एक नैरो बीम में कन्वर्ट कर देगा। नैरो बीम का मतलब एक पतली सी लाइन, जैसे आप लोग लेजर लाइट देखते थे, क्या उसका जो लेजर लाइट होती है क्या वो पतली लाइन में जाती थी ना भाई? क्या उसका बीम जो होता है वो नैरो बीम होता है ना? उसी प्रकार ये लेड का काम क्या होता है कि वो अल्फा पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा। अच्छा, क्यों नैरो लाइन चाहिए, क्यों नैरो बीम चाहिए, है ना? इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उन्होंने क्या किया देखिए, एक लेड बॉक्स लिए, उसके अंदर में एक रेडियम को रख दिए, और रेडियम से यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा था। और जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन वो सीधी लाइन में जाए उसके लिए उन्होंने क्या लगाया भाई? लेड स्लिट। लेड स्लिट का काम होता है, लेड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है और उसको नैरो बीम में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है ना भाई? अच्छा, अब यहाँ में अल्फा पार्टिकल आई और यहाँ में क्या था भाई? यहाँ में एक लगा था थीन, थीन का गोल्ड फॉयल, थीन गोल्ड फॉयल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रही थी और ये थीन गोल्ड फॉयल पे टकरा रही थी, और जब थीन गोल्ड फॉयल पे टकराएगा तो अल्फा पार्टिकल स्केटर हो जाएगा। और जब ये स्केटर होगा तो उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए कुछ ना कुछ स्क्रीन तो होना चाहिए भाई, नहीं तो ये तो सब काम हवा में चल रहा है। क्लियर है ना? अब इसको ऑब्जॉर्व करने के लिए उन्होंने एक स्क्रीन लगाई। क्या लगाए भाई? एक स्क्रीन लगाए। क्या लगाए? स्क्रीन। और ये स्क्रीन क्या है भाई? जेडएनएस की स्क्रीन है, और आप लोग जानते होंगे जेडएनएस स्क्रीन है क्या, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल से मिलकर बना है। कोई भी पार्टिकल टकराएगा चमक दिखाई देने लगेगा। क्लियर है ना भाई? तो क्या हो रहा था? अल्फा पार्टिकल आ रही थी, इस थिन गोल्ड फॉइल पे टकरा रही थी, और टकराने के बाद वो स्केटर हो रही थी, मतलब ये चमकने लगा। जो स्क्रीन था वो क्या करने लगा भाई? चमकने लगा। समझ पा रहे हैं? कहीं ब्राइटनेस दिखाई देने लगी। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ब्राइटनेस दिखाई देने लगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि थीन गोल्ड फॉयल क्यों लिया गया, थिक क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं आयरन का प्लेट लिया गया, क्यों गोल्ड का ही लिया गया, क्यों नहीं सिल्वर का लिया गया? बोलो, क्लियर है ना भाई? अच्छा देखिए, थीन गोल्ड फॉयल की खास बात ये होती है कि इनकी जो मेलियाबिलिटी होती है वो हाई होती है। अगर इनकी मेलियाबिलिटी हाई होती है तो उनको हम लोग थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे आप लोग क्या करते हैं, अभी सिल्वर का गोल्ड फॉइल मिलता है कि नहीं? आप लोग मिठाई देखते होंगे तो सिल्वर का गोल्ड फॉइल मिलता है। उसी तरह गोल्ड के भी फॉइल मिलते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। बोलो, क्लियर है ना भाई? तो ये थीन गोल्ड फॉइल इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी मेलियाबिलिटी होती है हाई, और हाई मेलियाबिलिटी होगी तो इनको थीन में कन्वर्ट किया जा सकता है, सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए, रदरफोर्ड का दिमाग में ये ख्याल था कि जो जे जे अच्छा बताइए, रदरफोर्ड क्या सोच रहे थे भाई? रदरफोर्ड क्या एटम का स्ट्रक्चर के बारे में कवर कर रहे थे क्या? नहीं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। रदरफोर्ड ये चेक कर रहे थे कि क्या जो बोर जे जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, क्या वो सही है या गलत है, उसको वो देख रहे थे। क्लियर है ना भाई? क्या जे जे रदरफोर्ड का दिमाग में जे जे थॉमसन का मॉडल था या बोर का मॉडल था? भाई, बोर का मॉडल के बारे में कोई जानता ही नहीं था इसका समय तक ना। तो रदरफोर्ड के दिमाग में
जे जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में वो चेक कर रहे थे, क्या उनका मॉडल सही है या गलत है, इसको प्रूव कर रहे थे। क्योंकि जे जे थॉमसन ने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, क्या इनका जो वाटरमेलन का मॉडल है वो सही है या गलत है, जे जे थॉमसन इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर रहे थे। क्लियर है ना भाई? अच्छा बताइए, रदरफोर्ड को ये रदरफोर्ड क्या चेक कर रहे थे, जे जे थॉमसन का मॉडल सही है या गलत है। तो जे जे थॉमसन ने क्या, एक वाटरमेलन का, जे जे थॉमसन का मॉडल को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम बोल सकते हैं ना भाई। अच्छा बताइए, इस उनका उनका जो जे जे थॉमसन का जो मॉडल है सही है या गलत है, उसको प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो क्या रदरफोर्ड को एक एटम चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई उन्होंने क्या बोला, एक एटम होता है, एटम के अंदर में पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पाए जाते हैं, लेकिन एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। यही ना बोले थे। तो क्या रदरफोर्ड को ये सब कराने के लिए एटम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या लिए थे भाई, थीन गोल्ड फॉयल। अब देखिए, थीन गोल्ड फॉयल, अब उन्होंने क्या किया, अच्छा बताओ, क्या एक सिंगल एटम मिल पाना पॉसिबल है क्या? क्या आपको एक एटम मिल पाएगा? अरे भाई एक एटम इतना छोटा होता है, वो तो मिल ही नहीं सकता ना भाई, एक सिंगल एटम तो नहीं मिल सकता है। अच्छा बताइए, क्या एक सिंगल एटम सपोज मिल भी गया तो क्या उस पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना ये भी मुश्किल ही होगी। क्लियर है ना भाई? लेकिन आपको एक सिंगल एटम तो नहीं मिल सकता, लेकिन आपको एक चेन में तो एटम मिल ही सकते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है ना, एक लेयर में तो एटम मिल ही सकते हैं। क्लियर है ना? तो उन्होंने क्या किया कि ये जो एटम है, ये जो थिन गोल्ड फॉयल है, ये जो होंगे वो एक लेयर ऑफ एटम ऐसे होंगे भाई। क्लियर है ना भाई? समझ पा रहे हैं क्या, मतलब ये जो थीन का गोल्ड फॉयल है वो एक छोटे छोटे, मतलब इसमें बहुत सारे एटम होंगे, तो थीन होगा तो उसका एटम आराम से वो छोटे छोटे एक लेयर ऑफ एटम मिल सकता है। क्लियर है ना? तो यहाँ में देखिए बहुत सारे एटम मिल गए, बहुत सारे एटम का लेयर मिल गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जे जे थॉमसन को एक एटम पे एक्सपेरिमेंट करना था। रदरफोर्ड को एक एटम के बारे में, एक एटम पे वो क्या करना चाहते थे, एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, क्या सच में एटम के अंदर में पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि नहीं होता है। उनको एक एटम चाहिए था, लेकिन एक एटम मिलना बहुत मुश्किल है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ में मान लो हमारा लेयर ऑफ एटम मिला, और लेयर ऑफ एटम मिला, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या निकल रही है भाई, अल्फा पार्टिकल। क्या निकल रही है? अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल आएंगी, देखिए अल्फा पार्टिकल आएंगे, इस पे टकराएंगे। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताइए, अब इसका जो, आप भी ऐसा सोच सकते थे, क्या इसका नैरो बीम चाहिए या ब्रॉड बीम चाहिए? अरे भाई नैरो बीम होगा तभी तो अल्फा पार्टिकल एक पार्टिकुलर एटम पे टकराएगा, तो मैं ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं। अगर इनका ब्रॉड बीम होगी तो क्या बहुत सारे एटम पे टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी, बताइए। क्या आपको एक एटम के बारे में एक्सपेरिमेंट करना था, तो ये अगर नैरो बीम होगी तो पर्टिकुलर एक एटम पे टकरा सकती हैं, अगर वो ब्रॉड बीम होगा तो बहुत सारा एटम पे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? इसलिए यहां से जो अल्फा पार्टिकल आ रही थी उसकी कौन सी, नैरो बीम आ रही थी, नैरो बीम, ताकि वो पर्टिकुलर एक एटम पे टकरा जाए। समझ पा रहे हैं? तो देखिए उन्होंने क्या करा, यहां से हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक हमारा एक जो नैरो बीम से आई, और एक पार्टिकल पे, एक अल्फा पार्टिकल पे उन्होंने क्या किया भाई, टकराया। ये अल्फा पार्टिकल आई और एक एटम पे टकराई, ऐसा मुश्किल है भाई, लेकिन हम मान सकते हैं कि वो एक पार्टिकल पे टकराई। समझ पा रहे हैं? उन्होंने क्या किया, मतलब रदरफोर्ड ये सोच रहे थे कि मैं अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराऊं और वो मिनिमम एटम पे टकराए, और मिनिमम का मतलब जीरो नहीं होता है, वो एक एटम पे टकराए, उनका ये मकसद था। ठीक है, तो मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आई और इस पे टकराई, तो देखा गया यहाँ पे जो स्क्रीन थी बहुत चमक दिखाई दे रही थी, यहाँ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आई। क्या आई भाई? ब्राइटनेस आई। अच्छा देखा गया कि ये जो स्क्रीन है वो चमकने लगी, और जो चमक थी ना सबसे ज्यादा यहाँ पे थी, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली लाइट थी, यहाँ पे चमक बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे थे, क्या कहीं कहीं स्क्रीन चमक दिखाई दे रही थी, कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा चमक, सबसे ज्यादा जो ब्राइट स्पॉट कहाँ में थी भाई, इस एटम के जस्ट पीछे थी। क्या आप समझ पा रहे हैं? और जैसे जैसे आप इधर से भी जाइए,
या इधर से भी जाइए, ब्राइटनेस धीरे धीरे कम हो रही थी, ब्राइटनेस धीरे धीरे कम हो रही थी, मतलब उस लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही थी। या तो आप इधर से जाइए या तो आप इधर से जाइए। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो रदरफोर्ड ने सोचा, भाई ये अल्फा पार्टिकल आ रही है और चमक इधर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा भाई, जब तक इस स्क्रीन पे अल्फा पार्टिकल टकराएगा नहीं तो चमक भी दिखाई नहीं देगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल आया और इस एटम, जो ये एटम है हमारा, सिंगल एक एटम है, क्या वो एटम पूरा भरा हुआ है कि खाली है भाई? जैसे मैं बोलूं कि मैंने एक बॉल लिया और ये वॉल में फेंका भाई, ना, क्या ये बॉल वॉल से टकरा के वापस आ सकता है? अगर मैं बोलूं मैं बॉल को मुझे बाहर फेंकना है, तो बाहर तभी ना हो सकता है जब इसके पास एक विंडो हो और विंडो भी खुला हो। जैसे एक बॉल को तुमने फेंका, विंडो है और विंडो खुला है, तो क्या तुम बॉल पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। मैं बोलूं भाई हमने 100 बॉल लिया और 100 बॉल को फेंका और 99% बॉल बाहर हो गए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि विंडो होगा। और विंडो का साइज भाई छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा, तभी तो 99 बॉल पास हो गए ना भाई। तो यहां में देखिए अल्फा पार्टिकल आ रही है और इससे टकराने के बाद मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां से क्रॉस हो जा रही है। तो आप बताइए जो एटम है वो एम्प्टी है कि खाली, मतलब भरा हुआ है कि खाली है भाई? भरा हुआ नहीं है, खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल इधर जा पा रहा है। भाई रदरफोर्ड ने पहला एक्सपेरिमेंट से ही जे जे थॉमसन का मॉडल को फेल कर दिया। जे जे थॉमसन ने बोले थे कि एटम होता है और एटम पूरा पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर भाई ऐसा होता तो क्या अल्फा पार्टिकल पास हो जाता? क्या अल्फा पार्टिकल पास हो जाता? क्या नहीं। लेकिन यहां में क्या देखा गया भाई कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहा था इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? मतलब इसके इस एटम के अंदर में पूरा खाली जगह है और वहां से 99% अल्फा पार्टिकल सीधा लाइन में जा रहा है। जब यहाँ में अल्फा पार्टिकल टकराएगा ज्यादा तो चमक भी ज्यादा दिखाई देगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? और देखिए, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो यहाँ में आके डिफ्लेक्ट हो गया भाई। क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। और डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ में भी कुछ ब्राइटनेस दिखाई देगी। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ में जा रहे हैं, ब्राइटनेस हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या यहाँ में मिनिमम ब्राइटनेस होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ कि मिनिमम ब्राइटनेस होगा? मतलब अल्फा पार्टिकल जिस पाथ से आ रही है, इसके कॉर्नर में हमारे क्या होंगे भाई? मिनिमम इंटेंस लाइट स्पॉट होगा। मिनिमम इंटेंस लाइट ऑफ स्पॉट होगा और वहां में मैक्सिमम इंटेंस ऑफ लाइट ऑफ स्पॉट होगा। मतलब यहाँ में मैक्सिमम लाइट दिखाई देगा, यहाँ में स्क्रीन मैक्सिमम चमकने लगेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया भाई, उनका कंक्लूजन क्या था? उनका कंक्लूजन ये था कि एक एटम है भाई और यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो जाते हैं। मैंने दो दिखाए भाई, ठीक है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे जाते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है। और बताइए, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और डिफ्लेक्ट होने का मतलब वो रिपल्शन हो रहा होगा, रिपल्शन का वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। और रिपल्शन का मतलब किसके किसके बीच में हो सकता है? प्लस प्लस के बीच में हो सकता है रिपल्शन। और अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसके न्यूक्लियस में जरूर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाई जाती है। और यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है भाई? न्यूक्लियस। मतलब एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाई जाती है जिसका नाम क्या है भाई? न्यूक्लियस। अच्छा आप मुझे बताइए, अल्फा पार्टिकल आया, क्या इस जगह में उसकी ब्राइटनेस बताइए क्या सबसे कम थी क्या? और ब्राइटनेस कम होने का मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल आया और जब न्यूक्लियस से कोलाइड हुआ तो फिर वो क्या पीछे आएगा भाई? और जब पीछे आएगा तो यहाँ में उसकी ब्राइटनेस बहुत कम होगी। और ब्राइटनेस कम होने का मतलब इधर से अल्फा पार्टिकल पास करने वाला बहुत कम होगा। मतलब अल्फा पार्टिकल आया, जब न्यूक्लियस से कोलाइड हुआ। अच्छा बताओ, न्यूक्लियस हैवी है कि कमजोर है? अरे भाई हैवी है, तभी तो अल्फा पार्टिकल टकराया, फिर वो उसको रिबाउंस कर दिया, रिबाउंस बैक कर दिया, उसको पीछे 180 डिग्री में रिटर्न करा दिया। बोलो क्लियर है ना भाई? तो कहने का ये मतलब है कि हमारा एटम का सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाई जाती है। एटम में हर जगह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे होती है जिसका नाम है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का ही मास एटम के मास के बराबर होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो देखिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद
मतलब देखा गया कि 20,000 अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया, तो सिर्फ एक ही पार्टिकल जो पीछे आया था भाई, तभी तो यहाँ में मिनिमम इंटेंस वाली लाइट दिखाई दे रही थी। और यहाँ में मैक्सिमम इंटेंस लाइट का मतलब ये है कि यहाँ से इस एटम से पास करने वाले अल्फा पार्टिकल भी मैक्सिमम थे। क्या आप समझ पा रहे हैं? या तो आप इधर से जाइए या तो इधर से जाइए। क्या अल्फा पार्टिकल जो ब्राइटनेस था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था? घट रहा था। इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही थी भाई, कम हो रही थी। और मिनिमम कहाँ में मिलेगा, एंड में मिलेगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, समझ में आया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो रदरफोर्ड आए और मंच पे जो उन्होंने बोला उसको उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया कि हमारा जो एटॉमिक मॉडल होता है, हमारा क्या होता है भाई, एटॉमिक मॉडल होता है। कैसा भाई, एटॉमिक मॉडल। हमारा जो एटॉमिक मॉडल होता है उस एटॉम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। एटम का शेप कैसा होता है भाई, स्फेरिकल होता है। उस स्फेरिकल एटम में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो। एक तो न्यूक्लियर पार्ट होता है, एक कौन सा पार्ट होता है भाई, न्यूक्लियर पार्ट होता है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इस न्यूक्लियर पार्ट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, क्लियर है ना भाई। उन्होंने क्या बताए कि हमारा जो एटम का मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, उसमें दो पार्ट होती है, एक तो न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या होती है बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होती है बताइए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन होता है। फिर ये बात आई, और बताइए प्रोटॉन, और उस समय देखिए इनके समय में, रदरफोर्ड के समय के पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन जे जे थॉमसन के समय में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या बोले भाई, ध्यान दीजिए, उन्होंने ये बोले कि हमारा एक एटम होता है। एटम, देखिए उन्होंने क्या बोले भाई, एटम के सेंटर पे इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट, और इस न्यूक्लियर पार्ट में उन्होंने किसको रखा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा जाए, ये बात आया, इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा जाए। समझ पा रहे हैं क्या? तो उन्होंने, उनके पास दो ऑप्शन था कि जे जे थॉमसन ने जैसे रखे थे इलेक्ट्रॉन को वैसे रख दिया जाए। अगर भाई बताइए, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी रखा था, क्या अगर आप ऐसा रखेंगे तो बताइए एक प्लस है दूसरा माइनस है, क्या दोनों का बीच में अट्रैक्शन होगा क्या? अगर अट्रैक्शन होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ में खींच लेगा? अगर खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को तो स्टेशनरी रखना ही नहीं। तो क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घुमा दिया। बोलो क्लियर है क्या भाई? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन सा पाथ में रखा गया भाई, सर्कुलर पाथ में। अब देखिए ऐसे होने से क्या हुआ बताइए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो बाहर लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुलर पाथ में रखा गया तो वहां से क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में क्या हो रही थी, बराबर हो रही थी। समझ पा रहे हैं? तो इन्होंने रदरफोर्ड का यही है इसका एटॉमिक मॉडल। लेकिन इसकी जो पांच एप्लीकेशन है, वो पांच एप्लीकेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ा दिया जाए, अभी तो 15 मिनट समय है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या बताइए, जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल तो आपको क्लियर है। जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल में एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। बाकी दो स्टेटमेंट याद हो ना हो उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। रदरफोर्ड ने भाई किसकी डिस्कवरी किया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। बताइए क्या पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ होता है क्या, नहीं। पॉजिटिव चार्ज एक हैवी न्यूक्लियस, हैवी सेंटर, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरा कहाँ कंसंट्रेटेड होता है भाई, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कहाँ कंसंट्रेटेड होते हैं, न्यूक्लियस में। और एटम हमारा भरा हुआ है, खाली है, खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहा है। क्लियर है ना भाई? तो यही है हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने बोले कि एक एटम होता है, एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पाई जाती हैं, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है। क्या सबको जानता है इसके बारे में? क्या आप लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, क्या ये कॉपी करना है क्या आप लोग को? ठीक है, कहानी नहीं लिखाया जाएगा, देखो इससे कुछ रिलेशन लेना देना नहीं है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए। क्लियर है ना भाई? क्या आप चाहते हैं कि पूरा कहानी लिखाया जाए, उससे कुछ, जब आपका देखो नीट में जो क्वेश्चन आता है इसका एप्लीकेशन से आता है, तो इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना।
क्या आज की क्लास क्या क्या चाहते हैं आप लोग, यहीं में कंप्लीट किया जाए? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का जो एप्लीकेशन है, इनका जो रिजल्ट है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए तब यहीं पे। थोड़ा सा किताब, थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे, किताब दीजिए तो। सोल्यूशन है, सोल्यूशन है। ठीक है, आपको कुछ